नंबर इसी तरीके से टेलविंड की भी एक अपनी टाइप है जो कन्फिग है। मुझे इस कन्फिग टाइप के बारे में नहीं पता ये टाइप क्या डिफाइन कर रही है, लेकिन ये टेलविंड की अपनी टाइप है। और वो क्या ले रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अंदर एक कंटेंट का एरे आ रहा है। अब मसला क्या आ रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जिन्होंने टेलविंड सीएसएस यूज करी थी, आप लोग जब सोर्स डायरेक्टरी को यस करते हो ना, तो यहाँ पे आके ना जैसे आपका लगा हुआ है ./पेजेस, फिर स्टैरिक्स लगे हुए, फिर ये इनका मतलब क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं जो कंटेंट के अंदर आ रहा है। इनका मतलब ये है कि टेलविंड आपके प्रोजेक्ट में जब इंस्टॉल होगी और वो ये बात बता रही है कि अगर आप किसी कंपोनेंट का फोल्डर बनाते हो तो टेलविंड वहां पे भी अप्लाई होगी, और ये टेलविंड खुद बाय डिफॉल्ट करके दे रही है। अभी कंपोनेंट्स का फोल्डर आ रहा है, हम लोगों ने कंपोनेंट्स का, इसी तरीके से हम अभी क्या यूज कर रहे हैं, ऐप डायरेक्टरी को यूज कर रहे हैं। तो अब टेलविंड क्या कर रही है, अपनी सारी की सारी सीएसएस की जो क्लासेस हैं वो क्या करेगी, वो ऐप डायरेक्टरी के अंदर इंजेक्ट कर देगी। लेट्स सी अभी हम कोई क्लास अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि टेलविंड सीएसएस इसको बता रही होगी कि भाई ऐप डायरेक्टरी के अंदर ये वाली क्लासेस को अप्लाई कर दो। इसी तरीके से ऊपर आता है पेजेस। अगर हम जब इंस्टॉलेशन के दौरान ऐप राउटर को नो कर देते हैं तो फिर पेजेस राउटर इंस्टॉल होता है। तो जो पेजेस राउटर यूज करते हैं तो उसके लिए टेलविंड जो है वो बिल्ट इन जो है आपकी क्लासेस जो है वो यूज पेजेस के अंदर यूटिलाइज कर रहा होता है। इसी तरीके से थीम है। अच्छा, मैं थीम के ऊपर ना बाद में आऊंगा क्योंकि थीम जो है वो एडवांस है। अब इसको इस तरीके से समझें, याद करें मैंने एक क्लास के अंदर आप लोगों को स्टार्ट में एक चीज बताई थी कि आप कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे होते हैं तो आप उसके अंदर एक प्राइमरी कलर सेलेक्ट करते हैं, ऐसा ही है। इसी तरीके से सेकेंडरी कलर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, इसी तरीके से एक प्राइमरी फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, सही है। यानी कि वो फॉन्ट कोई भी हो सकता है, पॉपिंस हो सकता है, लैडो हो सकता है, सैंस सेरिफ हो सकता है। तो आपकी जो थीम की कस्टमाइजेशन होती है, जो आप यानी बाय डिफॉल्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और बाकी सारे फॉन्ट्स डिफाइन कर रहे होते हैं, वो आप कहाँ पे जाके डिफाइन करते हो, इस थीम के अंदर आके डिफाइन करते हो। अभी हम आज की क्लास में क्या करेंगे, हम क्लास के अंदर बिल्कुल बेसिक टेलविंड सीएसएस सीखेंगे। नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम लोग जब फिग्मा पढ़ रहे होंगे उसमें हम लोग थोड़ी सी थीम कस्टमाइजेशन भी देख रहे होंगे कि थीम कस्टमाइजेशन कैसी हो रही होती है। तो इस फाइल का पर्पस एक तो समझ आ गया कि ये टेलविंड को आपके प्रोजेक्ट के अंदर सर्व कर रही होती है, इंजेक्ट कर रही होती है। दूसरा पर्पस ये है कि आप जब भी अपना कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे होते हो, चाहे वो पोर्टफोलियो की वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी डैशबोर्ड हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, आप लोग उसमें जो थीम सेट करते हो वो कहाँ से सेट करोगे, tailwind.config.css सेट करोगे। अच्छा, एक फाइल का पर्पस समझ आ गया आपको? आवाज आ रही है मेरी पीछे तक सबको? मेरा गला बैठा है और आवाज हम लोग लगा रहे हो। अच्छा, दूसरी हमारी फाइल आ रही है हमारी post.config.mjs module.js। पापा इस फाइल को ओपन करेगा, सही। दूसरी फाइल post.config.mjs। अच्छा, इस फाइल का क्या फायदा है? अब ना, अभी मैंने आपको बताया हमारी सीएसएस किस तरीके से काम कर रही है। हमारी सीएसएस इस तरीके से काम करती है कि हम लोग जाके, जिस तरह अभी मैं टेलविंड की बात नहीं कर रहा, हमारी module.css की एक क्लास हम लोग जाते हैं, उसमें क्लास बनाते हैं और डायरेक्ट जाके उसमें स्टाइल्स के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं जो हम क्लास तक करके आ रहे हैं। अब टेलविंड किस तरीके से काम कर रही है, अब बिहाइंड द सीन का सीन चल रहा है कि पीछे टेलविंड किस तरीके से हमारी क्लासेस को मैनेज कर रही है। अब हमारी जो post.config.mjs है, mjs का मतलब होता है मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट, सही है। इसका पर्पस ये होता है कि टेलविंड ने, अभी हम लोग देखेंगे आगे, क्लास बनाई है p-2 padding-2 की एक क्लास बनाई है, सही है। अब टेलविंड को कैसे पता चलेगा कि p-2 के पीछे मुझे क्या चीज अप्लाई करनी है? तो हमारे पास क्या होता है, post.config.js के पीछे बेसिकली जो हमारी सीएसएस है, सीएसएस के ऊपर जो है हमारी सारी क्लासेस पीछे, हमारी पीछे पूरी की पूरी सीएसएस स्टाइलिंग डिफाइन है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है नहीं आ रही? पीछे नहीं आ रही? अच्छा, अब ये इसका पर्पस क्या है? अब जैसे p-2 कोई ना कोई एक स्टाइलिंग अप्लाई कर रही है, सही है, टेलविंड में भी हम देखेंगे। अब पीछे टेलविंड को कैसे पता चलेगा कि p-2 की क्लास अप्लाई हो गई है, या उसके ऊपर मुझे
ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो हमारे पास क्या होता है, post.config.mjs ये करती है कि जो भी मैं अभी क्लासेस अप्लाई करूंगा वो सारी क्लासेस उठ के हमारे इधर आ रही होती हैं। वो देखते हैं कि इसके बिहाफ पे मुझे कौन सी CSS अप्लाई करनी है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? किस किस को क्लियर नहीं हो हैंड रेज करें। अच्छा देखें, अब ना थोड़ा सा इसको फर्जी तौर पे लेके चलें। अब जाहिर सी बात है टेलविंड का इंजन तो मैं ओपन नहीं कर सकता क्योंकि टेलविंड किस तरीके से काम करती है। आपकी ना क्लासेस होती हैं टेलविंड के अंदर, अभी हम अप्लाई करना देखेंगे। उसके पीछे कुछ स्टाइलिंग होती है। जैसे मैंने क्लास बनाई थी लास्ट क्लास में H1 के नाम से, और उसको मैंने एक प्रॉपर्टी दी थी बैकग्राउंड कलर ग्रीन। सही है, याद आया आप लोगों को? पीछे मेमोरी को रिकॉल करें। इसी तरीके से टेलविंड के अंदर भी एक क्लास है, वो क्लास कोई भी हो सकती है। अभी लेट्स सी उसकी क्लास है H1। H1 के पीछे ना उसने कुछ CSS करके लिखी हुई है। अब हमें कैसे पता चलेगा वो CSS है कौन सी है, तो हम उसको भी देखते हैं अभी किस तरीके से होती है। अब जो उसकी CSS पीछे रखी हुई है वो पहले हम लोग देख लेते हैं वो कहां पे आ रही है। अच्छा एक काम करेगा, टेलविंड किस पे जाएगा, P-2। आप लोगों ने कुछ नहीं करना सर, हम लोग को भी क्लासेस को याद नहीं है, रटी भी नहीं है। आप लोगों ने जाना है, जैसे सर फास्ट सर्च कर रहे हैं P-2। ये देखें, जैसे ही मैंने P-2 लिखा तो उसने मुझे मल्टीपल क्लासेस आके दिखा दी। अब ये देखें यहाँ पे, अब देखें क्लास आ गई, पैडिंग लिखना है, उसने स्क्रॉल पैडिंग दी आ गई। हाँ पैडिंग। अच्छा अब ये टेंशन नहीं लेना कि पैडिंग क्या है मार्जिन क्या है, इसको भी आज क्या डिस्कस कर लेंगे। सही है। अब थोड़ा सा ये देखें कि आपके पास ना पैडिंग की मल्टीपल क्लासेस आ रही हैं। यहाँ पे देखें राइट साइड पे तो P-0 आ रहा है, उसके आगे आपके डिफाइन करें कि इसकी पैडिंग जो है 0 है। अभी पैडिंग क्या है इसको छोड़ देना। इसी तरीके से P-X0 क्या है, X का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। आप लोग थोड़ा सा पीछे जाओ, 9 मैट्रिक में आप लोगों ने ग्राफ्स बनाए, ग्राफ्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस होते थे। आप लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस को किस तरीके से डोनेट करते थे, X के थ्रू, और वर्टिकल एक्सिस को किस तरीके से डोनेट करते थे, भैया Y एक्सिस के थ्रू डोनेट करते थे। तो इसी तरीके से हमारे पास जो P-X है यानी हमारी पैडिंग लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल पैडिंग, वो क्या है 0 कर दो। अभी पैडिंग को छोड़ दो कि क्या है, किस तरीके से अप्लाई हो रही है, क्या है, वो छोड़ देना, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास Py की एक क्लास है। Py का मतलब क्या हो गया आपका, वर्टिकल हो गया। सही है। वर्टिकल के ऊपर क्या हो गया कि आपकी जो ऊपर नीचे की पैडिंग है यानी टॉप और बॉटम की पैडिंग है वो क्या कर दो, 0 कर दो। और इसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखो तो उसके आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है कि पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम जो है वो 0 हो जाएगी। इसको यहाँ तक रखो। अब जरा एक काम करते हैं, excel.io खुलेगा। अब थोड़ा सा ना डिफाइन करते हैं कि पैडिंग क्या है, मार्जिन क्या है। बताता हूँ कि हमारे जितने भी ब्राउजर्स हैं, क्रोम हो गया, मोज़िला हो गया, आपका सफारी ब्राउजर हो गया, या कुछ भी हो गया, टॉर हो गया, अंकल की तरह पहुंचा है। ये काम किस तरीके से करते हैं, हम कोई भी HTML का एलिमेंट लिखते हैं। लेट्स सी मैंने H1 लिखा, H1 का आप लोगों को सिंटैक्स पता है किस तरीके से लिखते हैं। एक H1 लिखते हैं और उसके आगे हेलो वर्ल्ड उसका कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं और उसका क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये तो हमने लिख दिया मार्कअप लैंग्वेज। अब हमारा ब्राउजर इसको किस तरीके से लेके चल रहा होता है, हमारा ब्राउजर हर HTML के टैग को एक कंटेनर या बॉक्स कंसीडर करता है। मैं फिर बताता हूँ, हमारा ब्राउजर कोई भी ब्राउजर है, वो सफारी हो, मोज़िला हो, क्रोम हो, कोई भी ब्राउजर हो, वो हमारे हर HTML एलिमेंट जितनी दफ़ा मैं H1 लिखूंगा उसको वो एक बॉक्स कंसीडर करता है। बॉक्स कंसीडर करता है ऐसे इसी तरीके का एक बॉक्स कंसीडर कर रहा है वो। सही है। उस बॉक्स के अंदर आपका जो टेक्स्ट आ रहा है, अभी जैसे मेरे केस में क्या है वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। सही है, वो आपका टेक्स्ट आ जाता है। अब टैग्स के अंदर की जो स्पेसिंग है, मतलब टैग्स और हमारे जो हमारा ये राउंड बॉर्डर बना हुआ है, इसके अंदर की जो स्पेसिंग है यानी टैग से लेके बॉर्डर के अंदर तक की स्पेसिंग, इसको हम CSS की जबान में पैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं कि हमारे टैग से लेके हमारा जो बॉक्स है, बॉक्स का जो बॉर्डर आ रहा है, सही है, उस तक के अंदर की जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग को हम क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। अब
इसके ऊपर हमारे पास चारों तरफ से पैडिंग लग रही होती है। एक होती है पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट। यहां तक सबको क्लियर है? बेस्ट हो गया। आपका ये जो राउंडेड कर्व बना हुआ आ रहा है, सही है, ये राउंडेड कर्व आपका बॉर्डर कहलाता है, सही है। ये हर एक HTML एलिमेंट का एक अपना बॉर्डर होता है, सही है। बॉर्डर क्या है? अगर आप इसको एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी देते हैं तो ये शो होता है, अदरवाइज ये शो नहीं होता है, सही है। ये एक बॉर्डर है, सही है। अभी हम इसकी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज भी अलाइन करके देखेंगे। इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां तक हमारा HTML एलिमेंट खत्म हो गया, सही है। अब मुझे इस एलिमेंट के बाहर कोई स्पेसिंग देनी है। उस स्पेसिंग को हम क्या कहते हैं? मार्जिन। अब मैं इस के हमारे पास जो है बाहर जो है, जैसे फात भाई ने एक एरो बनाई है, एरो जो है हमारा बॉक्स से बाहर निकल गया। अब मुझे इसको बाहर से स्पेसिंग देनी है, चाहे मेरे 2, 4, 5, 6 H1 लिखे हुए, उस पर मुझे स्पेसिंग देनी है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? मार्जिन देते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बॉक्स मॉडल कॉन्सेप्ट। यानी आपके HTML एलिमेंट के अंदर जो स्पेसिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? पैडिंग कहते हैं। आपके HTML एलिमेंट के बाहर जो स्पेसिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? और इन दोनों के दरमियान हमारी एक लाइन आती है, उसको हम क्या कहते हैं? बॉर्डर कहते हैं। ये क्लियर हो गया? इस सब थ्योरी को कहते हैं बॉक्स मॉडल। इसको लिख लेना, ये बाज़ औक़ात आपसे इंटरव्यू में सवाल जवाब किया जाता है। सही है, ये क्लियर हो गया सबको? अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम टेलविंड के ऊपर। हमने अभी तक 2 फाइलें अभी तक समझी हैं। अब जरा थोड़ा सा ना ये देखते हैं कि टेलविंड अप्लाई कैसे होती है। ऐप ब्राउज़र पे जाएगा, page.tsx, बस। अब जरा हम इसको जाके अगर ब्राउज़र पे रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आप लोगों को सबको पता है। अगर हम ब्राउज़र पे जाके इसको देखें, हमारे पास टेलविंड CSS हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी जो मैंने नोटिस कर ली है? नोटिस करें, एक चीज चेंज हो गई है इसके अंदर। बैकग्राउंड और कलर नहीं ना जी, ना वही चेंज है बिल्कुल। और एक और भी चीज चेंज हुई है, गैस करें क्या चीज है वो? अच्छा, इसका बैकग्राउंड को ना हटा दें, बैकग्राउंड कलर भी वाइट कर दें। हाँ, लेआउट के अंदर से ही ना, आई गेस ये इसमें से आ रही होगी। global.css में जाएगी। ये आ रही है आपकी global.css के अंदर से ना। सेव कर लो। अब जरा जाके देखते हैं। अब सही है, अब थोड़ा सा जागेंगे भी स्टूडेंट हमारे। तो एक चीज नोटिस करें, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों के पास, इसको फटाफट नोटिस, बात नहीं करनी, नोटिस करने कि इसमें क्या चीज ऐसी है जो चेंज हो गई है। H1 के अंदर कोई ना कोई चेंज आया है, वरना H1 ऐसा तो नहीं होता था। एग्जैक्टली, बोल्ड हो गया? बोल्ड हो गया या चला गया बोल्ड उसका? चला गया। अब याद करें, हम जब जब हम लोग नॉर्मल CSS यूज कर रहे होते थे तो उसमें क्या होता था? उसमें H1 की एक अपनी स्टाइलिंग आ रही होती थी। H1 थोड़ा सा बोल्ड लिखा हुआ आ रहा होता था, और उसी के साथ साथ क्या होता था, उसकी फॉन्ट साइज भी बड़ा होता था। अब फात में एक और एक H2 बना है। सर H2 भी ऐसे ही आ रहा है, ये क्या मसला हो गया? अब ये ऐसा क्या हो गया कि सर ये तो अभी तो हमने सिर्फ टेलविंड इंस्टॉल करी है, ये तो अपने टैग्स जो है हमारे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, क्या हो गया? ये अपनी प्रॉपर्टीज भूल गए, सुपर पावर भूल गए। अच्छा, इसमें टैग्स का कोई कसूर नहीं है, इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है, इसमें जो कसूरवार है वो टेलविंड है। जब आप लोग टेलविंड इंस्टॉल करते हो ना, तो टेलविंड क्या करता है? टेलविंड जैसी आपकी H1 की अपनी स्पेसिफिक स्टाइलिंग है,
वो थोड़ा सा फॉन्ट साइज उसका बड़ा होता है, वो थोड़ा सा बोल्ड होता है। इसी तरीके से H2 की अपनी एक स्टाइलिंग है, वो H1 से थोड़ा सा छोटा होता है, फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बोल्ड होता है। जैसी टेलविंड इंस्टॉल होती है ना, वो क्या कहती है, बोलती है भाई एक काम कर रहा हूँ मैं तुम लोग की सारी स्टाइलिंग खत्म कर रहा हूँ, जो भी तुम्हारे HTML टैग्स की स्टाइलिंग्स है वो मैं सारी जीरो कर रहा हूँ, यानी तुम्हारी जो भी सुपर पावर्स है मैं तुम्हारी खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो भी स्टाइलिंग्स होगी वो मेरे तरीके से अप्लाई होगी। अब यहाँ पे जैसे सरफात ने H2 लिखा या H1 लिखा, दोनों का फॉन्ट देखा जाए, फॉन्ट साइज भी सेम आ रहा है, फॉन्ट वेट भी सेम आ रहा है और फॉन्ट फैमिली भी सेम आ रही है। इसी तरीके से फात भाई एक H3 बनाए। अब सर H3 भी सेम आ रहा है। इसी तरीके से आप P टैग भी लिख दोगे तो P टैग की भी स्टाइलिंग सेम रहेगी। तो क्या करा, टेलविंड ने इनकी सारी जो अपनी डिफॉल्ट स्टाइलिंग थी वो खत्म कर दी। उसने एक डिफॉल्ट स्टाइल अपना रख दिया जो भी उसका था, जिसमें उसने क्या करा, सारे H1 के साइजेस बराबर कर दिए, फॉन्ट साइज सारे उसके वेट्स बराबर कर दिए, ना वो ज्यादा बोल्ड है ना वो ज्यादा स्मॉल है। ये चीज सबको क्लियर हो गई। इसको हम इस जबान में कहते हैं रीसेट CSS। ये कहलाती है आपकी रीसेट CSS। ये क्या होता है, टेलविंड जैसी आपकी फाइल्स के अंदर इंस्टॉल हो जाती है तो वो एक रीसेट चलाती है, यानी वो सारी के सारे HTML एलिमेंट्स को रीसेट कर देती है और उनकी सारी स्टाइलिंग खत्म कर देती है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? अब थोड़ा सा एक सवाल है सबसे, अगर मैं स्पैन टैग बनाता हूं, हमने ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट लिखे थे, तो उसकी स्टाइलिंग खत्म हो जाएगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? अच्छा, अब आप जरा देखें, स्पैन बना के देखें। ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट याद है सबको? नाश्ता करके आए सब? कौन कौन नाश्ता नहीं करके आए? क्यों नहीं करके आए? अब आप लोगों की जिम्मेदारी है सर को भी कराएं। हाँ, अब पेनल्टी लगेगी, जो नाश्ता करके नहीं आएगा, जिसकी आवाज नहीं निकलेगी ना, वो सर को नाश्ता कराएगा। सही है सहीफात भाई? ये ज्यादा बहस अच्छी अप्रोच है ना। ये देखें, उसने क्या करा, हमने पढ़ा था ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। उसने क्या करा, उसकी स्टाइलिंग भी खत्म कर दी। उसने बोला मेरे नजदीक कोई ब्लॉक नहीं है, कोई इनलाइन नहीं है, मैंने जो रिसेट कर दिया वो कर दिया, बस मेरी ही बात चलेगी। अब यहाँ पे अब जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब ना एक काम करते हैं। अब हमने जो तीन चीजें दी है ना, तीन हमने H1 लिखा है, H2 लिखा है, स्पैन लिखा है, मैं चाह रहा हूं उसके ऊपर कोई कलर अप्लाई हो, बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो। तो अब मुझे तो क्लासेस याद ही नहीं है कि बैकग्राउंड कलर देने की। हम सबसे पहले जाएंगे, आप लोगों ने क्या करना है, टेलविंड CSS के ऊपर, आप लोग टेलविंड CSS के ऊपर जाएंगे, उसकी वेबसाइट के ऊपर। सही है, क्विक सर्च का एक ऑप्शन आ रहा है, सही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। इसको वाइट कर दे ताकि लोग जागे। हाँ सही है, जाग जाएंगे। बैकग्राउंड कलर, क्विक सर्च के ऊपर जाके आप लिखेंगे बैकग्राउंड, लिख दे खाली। अब देखिए, इसने बैकग्राउंड लिखा तो उसने ऑटो सजेशन देना शुरू करे कि बैकग्राउंड रिपीट है, बैकग्राउंड पोजीशन है। अब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और आए थोड़ा सा नीचे, खत्म हो गई। अच्छा, बैकग्राउंड कलर लिखे इसके आगे, उसने आएगा इंटेलिजेंस से उठा रहा है। सही है, इसने मुझे बैकग्राउंड कलर के ऊपर एक सजेशन दे दिया। अब फर्स्ट के ऊपर आके मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो उसने मुझे कुछ बहुत सारे क्लासेस दे दिए हैं। सही है, अब जरा थोड़ा सा फातिमा इसको जूम करेगा। चलिए। अच्छा, अब आप ये देखें ना, ये बहुत सारी क्लासेस आ रही हैं। पहले इस क्लास को ना अप्लाई करके देखते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे कि क्लास है क्या। फातिमा एक क्लास उठा लें, काम करें, BG स्लेट 100 की क्लास उठा लें। अब कितनी सारी क्लासेस आ रही हैं। ये स्लेट एक कलर है, सही है। अब मैं स्लेट कलर मुझे पता नहीं है, ग्रेश टाइप का आई गेस कलर है।
हमें क्लास किस तरह देनी है, हमने याद है यहाँ पे लिखा था CSS के अंदर क्लास नेम इक्वल टू, और जो भी हमारी क्लास हमने वहां से उठाई है वो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, सही है। अब जैसे हमने लिखा और हम अपने ब्राउजर के ऊपर जाके देखेंगे, रिफ्रेश करें, अच्छा तो कोई काम करें दूसरा कलर ले लें कि बहुत ज्यादा लाइट कलर आ रहा है, बीजी, हाँ नहीं बीजी स्लेट 700, हाँ अब आया, एक कलर अप्लाई हो गया, सही है, ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। अब सर ये बीजी स्लेट तो समझ आता है, स्लेट एक ग्रे कलर है, अब ये 700 क्या है, अब ओपेसिटी नहीं है, मैं भी आ रहा हूँ, अब आप वहां पे जाएगा टेलमेंट के ऊपर और कलर्स बोलेगा, कलर्स हम लोगों ने, हाँ ये देखें राइट साइड पे, अब आप लोग थोड़ा सा गौर करेगा, अब आप लोग देखें बीजी स्लेट 100 से लेके बीजी स्लेट नीचे तक जितने भी कलर आ रहे हैं हमारा 950 तक के, ये वाले तक देखेगा, यहां तक नोटिस करें, सही है। ये ना आपके कलर के ना डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट्स मतलब इनकी अलग अलग ओपेसिटी है। अब हो सकता है ना एक रेड के अंदर बहुत सारे कलर आते हैं, अब इसका ज्यादा अंदाजा फीमेल को होता है कि कौन कौन से कलर होते हैं, एक तो मरून होता है रेड के अंदर, एक इस कौन सा कलर होता है रेड के अंदर, जो भी होता है रेड के अंदर बहुत सारे कलर होते हैं। भाई आपको कोई कलर पता है इसके अंदर रेड के अंदर? सिर्फ हमें तो रेड या पिंक पता है, सही है, हमें इस तरीके के लोग हैं, सही है, हमें जो कलर मिलता है। अब इसमें फीमेल का होता है कि इसमें होता है मजेंटा होता है कलर, आई गेस जहां तक मुझे याद है, एक क्रिम्सन रेड होता है, क्रिम्सन रेड होता है, हाँ अच्छा, और उसमें भी एक थोड़ा सा रेड के अंदर भी आपका पेल रेड आ जाता है, इस तरीके असल में मुझे इस तरीके से पता है क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा होता हूँ ना, तो उसमें मुझे याद हो जाते हैं। तो बाकी में बॉयज को नहीं पता होगा, बॉयज को ये पता है कि ये ब्राउन कलर है, वो व्हाइट कलर है, वो रेड कलर है, वो ब्लैक कलर है, या वो कोई और सा कलर है। हम लोग का ये वेरिएंट्स हैं, हम लोग को इसका इतना डिफरेंस नहीं पता। तो जिस तरीके से आपके रेड के अंदर या दूसरे कलर्स के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, इसी तरीके से टेलविंड ने उन वेरिएंट्स को डिफाइन कर दिया है विया उसके नंबर्स के थ्रू। अब ये नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है? 100 से 100 50 से आपके वेरिएंट्स का डिफरेंस शुरू हो रहा है, यानी 50 पे आपका क्या है, सबसे 50 जो है ना वो सबसे लाइटेस्ट है, सबसे लाइट है। अब देखें 50 पे बहुत लाइट है, 100 पे तो नजर ही नहीं आ रहा, 200 पे आपका कुछ और है, 300 पे आपका कुछ और है। आहिस्ता आहिस्ता करके अब जब आप नीचे आते जाएंगे तो 950 पे आके वो सबसे ज्यादा डार्क हो जाएगा, सही है। तो आपके जो वेरिएंट है, अगर 50 वेरिएंट है वो तो सबसे ज्यादा क्या है, वो लाइट है। इसी तरीके से जो 950 है वो क्या है, सबसे ज्यादा डार्क है। ये क्लियर हो गया सबको? वेरिएंट समझ आ गए? वेरिएंट का मतलब ये है कि आपके एक कलर के मल्टीपल कंट्रास्ट्स या मल्टीपल शेड्स हो सकते हैं, ये समझ गए सब? इसी तरीके से ग्रे के साथ और नीचे कलर को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। पापा नीचे आएगा, ग्रे में नहीं, अब थोड़ा और नीचे आए, अब थोड़ा रंग बिरंगी गुलाबी सा बनाएंगे, हम गुलाबी सा बना देते हैं, ठीक है, रेड पे आ जाते हैं। अच्छा अब रेड के कितने सारे कलर आ रहे हैं, अब ये देखें, अब 50 से देखें तो नजर ही नहीं आ रहा, अब ये रेड के बहुत सारे कलर आ गए, अब आप लोग इसके नाम देखते रहेगा। अब मुझे बीच ये वाला जो रेड है ना फाद भाई, ये 3rd वन वाला, हाँ 400 वाला, ये अप्लाई करना है। अब इसकी मुझे ये चीज अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी क्लास को कॉपी करूंगा और आके अब हमारा जो नीचे इसमें आके, बल्कि नीचे वाले पे अप्लाई करते हैं, Ctrl Z करें, और इधर आके मैं क्या करूंगा, क्लास नेम डिक्लेयर करूंगा और इस पे आके मैं क्लास अप्लाई कर दूंगा। अब जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो हो गया आपका कलर चेंज। अब ये थोड़ा सा गंदा सा क्रिम्सन कलर आ गया, सही है। तो इस तरीके से जो हम लोग CSS जाके खुद से डिफाइन करते थे, आपको क्या हुआ, टेलविंड ने क्लासेस बता दी हैं। आपको जो भी इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है या कुछ भी अप्लाई करना है, चाहे इसके ऊपर अभी हमने बैकग्राउंड देखा है अभी फिलहाल, तो उसने आपको क्लासेस बताती हैं, आप क्लासेस जाके लगाएंगे और आपकी ऑटोमेटिकली फटाफट क्या होंगी, क्लासेस अप्लाई हो जाएंगी। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप लोग फटाफट क्लासेस अप्लाई करें, बाकी बॉयज में कर लें।
बस सही है, हाँ अभी जाग भी जाएंगे सारे स्टूडेंट। सही है, कंट्रोल भी करते हैं, हाँ कंट्रोल भी करते हैं ताकि इनको कोड भी नजर आता है। सही है। अब अच्छा एक चीज ना, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, वो मैं एंड में बताऊंगा। ये देखें अब क्या हुआ, मेरे फॉन्ट का कलर जो है, दिस इज स्पैन का कलर, ये भी चेंज हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास अप्लाई करी। उस क्लास का नाम क्या है, टेक्स्ट डैश ऑरेंज डैश 500। तो इस तरीके से आप इसके अंदर क्या है, टेलविंड की क्लासेस को यूज करके इसका बैकग्राउंड, इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा सिर्फ टेलविंड इस हद तक महदूद नहीं है कि आप सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करो। एक मिनट जी, वो भी लगा के दिखाते हैं आपको। अच्छा एक सवाल अच्छा है कि अगर मुझे पूरा पेज ही कलर करना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। सही है, तो ये बताएं कि अभी हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी थी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी थी, बीजी यूज करी थी। अच्छा भाई हमने बीजी यूज करी थी। अच्छा फात भाई अब हमें पूरा का पूरा नेट इशू है, पूरा का पूरा जो है हमें बैकग्राउंड, पूरी की पूरी बॉडी का कलर हमें चेंज करना है, तो हम कहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं इसको, ग्लोबल सीएसएस में करेंगे या बॉडी में चेंज करेंगे, बॉडी में चेंज करेंगे। अब बॉडी कहाँ पर आती है हमारे पास, हमने देखा था layout.tsx के अंदर, हम layout.tsx के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, क्लास नेम लिखूंगा, इधर मैं लिख देता हूँ बीजी डैश रेड कर दें, रेड। अब ये देखिए इंटेलिजेंस आना शुरू हो गया। इंटेलिजेंस के लिए मैं आपको एक एक्सटेंशन बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा जाते हुए एंड में, ताकि आप लोगों ना पता कि इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट होते हो। मैंने इनको RAFC का एक्सटेंशन बताया, वैसे खुद बना रहे थे और वो RFC होता है बस, RAFC ही होता है बस, तो एक्सटेंशन इनको बाद में बताना है। तो अब एक काम करते हैं, हम 900 वाला बीजी रेड अप्लाई करके देखते हैं। अब जैसे ही मैं इसको लिखूंगा और सेव करूंगा तो, और मैं जाके देखूंगा तो एक अजीब सा कलर बना है, कोई डार्क कलर दे देते, एक ब्लडी टाइप का कलर आपका इम्प्लीमेंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि मैं किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर कलर अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा हटा दें, वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियल किलर लग रहा है। अच्छा दोबारा से बता दें, अभी एक सवाल आया था कि मुझे पूरी के पूरे पेज के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। अब पूरे के पूरे पेज के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए मेरे पास एक टैग होता है बॉडी का टैग, जो पूरे के पूरे पेज को रेंडर कर रहा होता है, HTML चला रहा होता है। अब मैं गया यहाँ पे, अब मुझे पता है मेरी बॉडी का टैग मुझे कहाँ पे मिलेगा, layout.tsx की फाइल के अंदर मिलेगा, हमने फर्स्ट में डिस्कस करा था। उसके बाद फिर मैंने बीजी क्लास नेम लिखा और उसके आगे मैंने लिखा बीजी, क्योंकि बैकग्राउंड कलर का शॉर्ट फॉर्म है बीजी। उसके अलावा मैंने अब यहाँ पे मैंने बोला चलो येलो का कोई वेरिएंट अप्लाई करने वाले हैं, तो मैंने बोला येलो डैश 500। अब जैसे ही मैंने लिख के इसको सेव करा और जाके देखा तो एक येलो इश कलर का एक कलर आपके ऊपर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे जो क्लासेस वाले हैं उनके लिए बड़ा मसला होगा, उनकी आई साइड का इशू होता है इस पर। सही है, ये हो गया आपका बॉडी का। अब सिर्फ आपकी टेलविंड CSS बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर चेंज करने पे डिपेंडेंट नहीं है, इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, उसको भी देखते हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको हटा देते हैं बैकग्राउंड कलर को। अच्छा फाता ही थोड़ा सा, अच्छा जी, हमने ये बीजी कलर लगाया है कहाँ पे, layout.tsx के ऊपर ना। अच्छा जब हमने layout.tsx पढ़ी थी तो जब हमने ये भी पढ़ा था कि भाई ये जो लेआउट है ये हमारी पूरी एप्लीकेशन का लेआउट है, लेकिन ये बैकग्राउंड कलर सिर्फ यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ये ऊपर क्यों नहीं अप्लाई हुआ, कोई बता सकता है इस चीज़ को? पेज उसके पीछे बॉडी के ऊपर कलर है, लेकिन एक और एलिमेंट उस बॉडी के ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर अलग कलर किया है। ठीक है, अच्छा हम इसको दिखाता हूँ मैं आपको कि हो क्या रहा है यहाँ पे। इसके अंदर क्या हो रहा होता है, बेसिकली ये वाला जो एलिमेंट है ना हमारा यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ये कलर को अप्लाई कर रहा है यहाँ पे इसके ऊपर। अगर मैं ये वाला कलर हटा देता हूँ ना, पीछे से कौन सा कलर आया, तो इस चीज से हमें क्या पता लगा कि जब भी कोई भी हम किसी पूरे पेज को अगर बैकग्राउंड कलर दें और उसके अलावा किसी एलिमेंट को कलर दें, तो एलिमेंट पेज के ऊपर आ रहा होता है, तो कलर कहाँ पे शो होगा, पेज लेवल पे होगा। तो जो हमने येलो जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था लेआउट के अंदर, तो वहाँ पे क्या हुआ, येलो तो पूरे पेज को मिल गया, लेकिन जो हमने एलिमेंट को कलर दिया था उसके अंदर क्या हुआ कि वो एलिमेंट को सिर्फ एलिमेंट का कलर मिला हुआ।
तो ये चीज़ ज़रा देख के कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके जब आप लोग हैकेथॉन के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और जब भी कर रहे होंगे कलरिंग के इश्यूज बहुत आते हैं। क्यों होंगे भाई? अच्छा, इसको हम लोग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कलर प्रेसिडेंस या CSS प्रेसिडेंस, स्टाइल प्रेसिडेंस। लेट्स सी, मैं काम करता हूँ, फाद भाई काम करें हमारे उसमें चले हैं पेज में, और सबकी CSS की स्टाइलिंग हटा दें और सिर्फ एक BG Red 400 रहने दें, स्लेट भी हटा दें, ये छोड़ दें, ये वाला डाल दें। हाँ सही है, इसको भी हटा दें। मैं बता रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ, उसी पे आ रहा था। अब ये देखें, मेरा सिनेरियो भी समझिए। मैंने बॉडी क्या है, हमारा पूरा का पूरा पेज है। मैंने पेज के ऊपर एक HTML टैग लगा, एक CSS स्टाइल अप्लाई कर दिया। उस CSS स्टाइल को क्या है, BG-Yellow-500, सही है, वो मैंने अप्लाई कर दिया आपके इस पे आके, सही है। इसको अप्लाई करने के बाद इसने क्या करा, ये सारे का सारा जो स्टाइल है ना, ये इसके HTML जो एलिमेंट सारे हमारे H1, H2, S पेंस के ऊपर भी अप्लाई कर दिया। लेकिन अब मैं जाता हूं, हमारे पास एक दिस इज पैराग्राफ, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक क्लास नेम दिया हुआ है BG-Red-500, तो इसने इसको चेंज नहीं करा। तो क्या होता है कि लेट्स सी, अगर मैं एक HTML एलिमेंट को जाके इंडिविजुअल कोई भी CSS की क्लास अप्लाई करता हूं, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, मतलब वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रखता है और उसको अप्लाई करके रखता है। अदरवाइज क्या होता है, आपके ऊपर अगर मैं बॉडी के ऊपर कोई भी बैकग्राउंड कलर या कोई भी कलर अप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा, वो पूरे के पूरे एलिमेंट्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। इसको हम कहते हैं स्टाइल प्रेसिडेंस। अब मैं जाके आप एक काम करता हूं, आपके जो हेडिंग 3 के ऊपर एक और स्टाइल अप्लाई कर देता हूं, इसी ऊपर बैकग्राउंड कलर दे दें, कोई भी दे दें, ये ब्लू में दे दें, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, BG-Blue-500। अब क्या हुआ, उसने क्या करा, टेलविंड CSS ने उसने पहले प्रायोरिटी चेक करी। उसने देखा भाई मेरे पास अगर HTML के ऊपर कोई क्लास अप्लाई हो रही है तो मैं पहले वो अप्लाई करूंगा, उसकी मेरे पे प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उसने क्या करा, ब्लू कलर अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। इसी तरीके से पैराग्राफ के ऊपर हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था, तो उसकी प्रायोरिटी रख के उसने अप्लाई कर दिया। लेकिन स्पैन के ऊपर हमने कोई भी ऐसा स्टाइल अप्लाई नहीं किया था, तो उसमें क्या हुआ, उसने क्या करा, जो मैंने बॉडी पे कलर अप्लाई किया था उसने एलिमेंट पे भी अप्लाई कर दिया। ये सबको क्लियर हो गया, बेहतरीन हो गया। अब अभी हम एक चीज डिस्कस करने वाले थे यार, अभी तक ने सिर्फ बैकग्राउंड कलर पे खेले थे, अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसका फॉन्ट का साइज भी बड़ा होना चाहिए, मजा आएगा ना। कलर भी चेंज कर लिया अपने फॉन्ट का वेट भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। वेट का मतलब होता है एक, अब वेट को इस तरीके से अंदाजा लगाएं कि अब हमारे पास इंसानों पे भी मल्टीपल वेट्स होते हैं, सही है। एक तो बहुत माशाल्लाह से पतला होता है जिसको हम थिन कह देते हैं, सही है। उसके बाद भी थिन में भी आपके पास वेरिएंट्स आते हैं कि उसमें थोड़ा सा थिन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसी तरीके से एक मीडियम साइज का बंदा आता है, जैसे मेरा वेट है उस तरीके से, और डिफरेंट साइज के वेरिएंट्स के बंदे आ रहे हैं वेट के। हमारे पास टेलविंड CSS में भी कुछ इसी तरीके से अप्लाईमेंट है, यानी अगर मुझे सबसे बारीक फॉन्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए वो क्या यूज कर रहा होता है, फॉन्ट डैश थिन। अब मुझे नहीं पता फॉन्ट की कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं दोबारा से उसमें जाऊंगा टेलविंड में। अब मुझे फॉन्ट के लिए स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले मैं आके यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट वेट। जैसे मैं फॉन्ट वेट लिखूंगा उसने मुझे दे दिया। अब ये देखें, मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि जिस तरीके से इंसानों के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं वेट के हिसाब से, उस तरीके से हमारे पास टेलविंड CSS के अंदर भी डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। अब ये देखें, अब एक काम करते हैं फाद भाई, हम एक काम करते हैं, सबसे फॉन्ट डैश थिन को सबसे पहले लगा के देखते हैं कि ये क्या अप्लाई कर रहा है, ये क्या अप्लाई कर रहा है। और इसके आगे देखेंगे तो इसका फॉन्ट वेट क्या आ रहा है, राइट साइड पे देखिए 100 आ रहा है। अब जरा देखते हैं 100 क्या होता है। अब जरा जाके देखते हैं, ये देखें अचानक से क्या हुआ, फॉन्ट बिल्कुल पतला हो गया, बारीक सा हो गया। तो हमें ये पता चला कि फॉन्ट वेट 100 का मतलब ये है कि ये सबसे बारीक फॉन्ट है। यहाँ पे सबको क्लियर है। अब एक काम करते हैं, दोबारा फॉन्ट वेट पे जाते हैं और सबसे नीचे आ जाते हैं, सबसे मोटा कौन सा फॉन्ट है इसमें, फॉन्ट डैश ब्लैक। इसका क्या आ रहा है, वेट क्या आ रहा है 900। अब इसको जाके अप्लाई करते हैं। अब एक काम करते हैं, पी के टैग पे अप्लाई कर देते हैं इसको।
अच्छा, एक चीज और नोटिस करें कि मैं क्या कर रहा हूं, उसी के आगे आके मल्टीपल क्लासेस दे रहा हूं टेलविंड की, तो इसमें घबराना नहीं है, आपने मल्टीपल क्लासेस देनी है। अब मैं जाके देखता हूं उसके ऊपर, तो मेरे पास क्या होता है, देखें आपके पैराग्राफ का वेट क्या है, वो चेंज हो गया है। मतलब क्या है, उसका जो वेट है वो बढ़ गया है, वो सबसे ज्यादा हैवी, स्ट्रॉन्ग या मोटा हो गया है, ब्लैक की क्या नहीं शॉर्ट में कहते हैं। अब इस पेन के ऊपर भी एक अप्लाई करते हैं। इस पेन के ऊपर जब मैं अप्लाई करूंगा, ऊपर आ जाए। अब दरमियाना, अब हमारे पास जो होता है ना, सबसे दरमियाना फॉन्ट क्या होता है, वो मीडियम होता है, सही है। अब मीडियम को अप्लाई करके देखते हैं इस पेन के ऊपर और देखते हैं कोई चेंजेस आती हैं या नहीं आती हैं। मैंने उसको लेफ्ट ऑन में। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा नोटिस करेगा, फॉन्ट के अंदर जो है वो थोड़ा सा क्या हुआ है, ठीक हो गया है। तो मीडियम क्या होता है, आपका एक बेसिकली एक फॉन्ट लेयर होती है, यानी मीडियम होता है 500 आपका मिड आ गया। ये आपका एक फॉन्ट की एक मीडियम में डिफरेंस है, यानी ये ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा बारीक है, ये एक मीडियम लेयर है। तो आपके कलर के अंदर भी जैसे हम लोगों ने वेरिएंट्स देखे कि 50 से लेकर 950 तक, तो उसमें भी 500 आपका एक मिड है, वो एक आपका नॉर्मल कलर है, ना ज्यादा डार्क है ना ज्यादा लाइट है, वो एक मेन कलर है। इसी तरीके से फॉन्ट के अंदर भी 500 जो है वो आपका ज्यादा क्या है, वो आपका मेन एक प्राइमरी है, ना वो ज्यादा थिन है ना वो ज्यादा क्या कहते हैं बोल्ड है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से फॉन्ट के ऊपर भी मल्टीपल फॉन्ट वेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। और साथ साथ में सर्चिंग को रख के चलना, क्योंकि सर्चिंग इंपॉर्टेंट है। मुझे कोई क्लासेस याद नहीं है, शायद आपके साथ मैंने कोई 6 महीने बाद टेलविंड यूज करी है। टेलविंड पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, और उससे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था यूआईटी के अंदर, जब मैं टेलविंड बता रहा था और शेड सीन बता रहा था। उसके अलावा मैंने अभी टेलविंड अपनी जो है ना प्रोजेक्ट्स के अंदर सिर्फ लर्निंग के प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करी है। तो आपके साथ अभी है, मुझे क्लासेस याद नहीं है। आप लोगों ने हर क्लास को जाके सर्च करना है, सर्चिंग इंपॉर्टेंट है। और सर्चिंग का आपको फात भाई ने तरीका बताया, कहाँ पर है भाई फात भाई तरीका वाला? क्विक सर्च पे जाके क्लिक करना है। अब मुझे फॉन्ट का साइज चेंज करना है, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा दिखने लगे, उसके लिए मेरे पास क्या प्रॉपर्टी होती है सीएसएस के अंदर? साइज, सिर्फ साइज, फॉन्ट साइज। अब क्योंकि मुझे फॉन्ट का साइज चेंज करना है, तो उसका नाम है फॉन्ट साइज। अब आ जाए, अब देखते हैं इसमें भी ना कुछ टाइप डिफाइन है। अब देखें, अब फॉन्ट को ना टेलविंड किससे रिप्रेजेंट करता है? टेक्स्ट से, टेक्स्ट से। तो अब यहाँ पे देखें, हमारे पास फॉन्ट्स के डिफरेंट साइजेस हैं। एक आ गया हमारे पास टेक्स्ट डैश एक्सेस, टेक्स्ट डैश एसएम, टेक्स्ट डैश बेस। अच्छा, बेस का मतलब होता है ये फॉन्ट साइज ना अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो ये आपका प्राइमरी फॉन्ट है, यानी प्राइमरी साइज है। अब प्राइमरी साइज की तरफ देखते हैं। अच्छा, एक काम करेगा, बेस के ऊपर जाके फॉन्ट साइज 1 रैम लिखा हुआ है। अभी रैम को छोड़ देना, रैम क्या होता है, सही है, रैम को मैं डिफाइन करता हूं। उसके आगे लिखा हुआ है 16 पिक्सल, सही है। आपका ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर होगा, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो सफारी हो, चाहे वो मोज़िला हो, चाहे वो कोई भी ब्राउजर हो, उसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो है ना वो है 16 पिक्सल। इसीलिए टेलविंड ने इसका नाम क्या रख दिया? टेक्स्ट डैश बेस रख दिया, सही है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं चाहता हूं कि फहद भाई अब आप एक काम करें, टेक्स्ट डैश एलजी। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, इसका क्या आ रहा है? इसका अगर मैं राइट साइड पे जाके देखूं तो इसका साइज क्या आ रहा है? 18 पिक्सल। तो आप जाके जरा ये अप्लाई करके देखें और देखें कि अप्लाई हो रही है क्लास या नहीं हो रही है। तो टेक्स्ट डैश एलजी की क्लास अप्लाई करके देखते हैं हम अपने इसमें। टेक्स्ट डैश एलजी। अच्छा, अब हमने किसका अप्लाई कर दिया? वो पैर मार के चली गई। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, टेक्स्ट डैश टू एक्सेल कर दें। अब दोबारा हम टेलविंड सीएसएस पे जाते हैं और वहां से दिखाते हैं। पहले देख लेते हैं क्या आ रहा है। अब इस पे आके 2XL के ऊपर देखते हैं, इसका फॉन्ट साइज क्या आ रहा है? 24 पिक्सल। अब जरा इस क्लास को अप्लाई करके देखते हैं। हाथ में जरा इसको अप्लाई करें। टीटी अच्छा, अप्लाई करें, अप्लाई हो गया? जवाब दूंगा। अप्लाई क्यों नहीं हुआ? 24 साइज तो नहीं आ रहा है, तो सबके 16 पिक्सल आ रहे हैं।
नहीं, ऐसा ही है। कितने लोग जाग रहे हैं? एग्जैक्टली आपको क्लास का जो है, जो आपको केस सेंसिटिविटी देखनी होगी, ये केस सेंसिटिविटी कहलाती है। इसके अंदर लेट्स सी, अगर मैं फॉन्ट का एफ कैपिटल कर देता हूं तो टेलविंड को नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या अप्लाई करा है। तो उसने जो क्लासें मुझे बताई हैं वो हमें लाजमी उसी तरीके से डिफाइन करनी है। अब यहाँ पे फाद भाई ने क्या करा, फॉन्ट का एफ डैश एफ बड़ा कर दिया और लिख दिया। अब क्या हुआ, उसने क्या करा, जब हम लोग उसकी स्टाइलिंग वहां पे गए, हम लोग ब्राउजर के ऊपर जाके चेक करा हमने, तो जो ब्लैक होना था वो बिल्कुल नॉर्मल थिन फॉन्ट के ऊपर आ गया। क्योंकि क्या हुआ, सीएसएस की स्टाइल जो हमारे वो है केस सेंसिटिव है, टेलविंड की क्लासेस सारी केस सेंसिटिव है। अब जाके जैसे ही फाद भाई इस क्लास का नाम सही कर देते हैं, एफ कर देते हैं, तो अब क्या होगा, और इसको 2XL को का एक्स स्मॉल कर देते हैं, तो क्या होगा, थोड़ा सा आप देखें कि फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया और क्या हो गया, फॉन्ट वेट भी बोल्ड हो गया। ये चीज सबको क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, अब आपके पास 5 मिनट है, जा कर लिया? अभी नहीं, अभी फौरन से जाके टेलविंड को अप्लाई करें अपने पास जो जो चीजें मैंने बताई हैं, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं, पैडिंग वगैरह अप्लाई करेंगे। 50% टेलविंड सीख लिए यहाँ पे, अपने लिए क्लैपिंग कर ले, बट टेलविंड यहीं तक है। टेलविंड में आपने इंस्टॉलेशन सीख ली, टेलविंड में आपने सीएसएस की क्लासेस लगाना सीख लिया, आपने टेलविंड सीख लिए। अभी हम थोड़ा सा आगे जाके पैडिंग बटन के राउंडेड कर देखते हैं किस तरीके से बनता है, फिर और आगे चलेंगे। अच्छा, ये जो लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, इनके लिए ये है कि जो जिस प्रैक्टिस से हम लोग करवा रहे हैं ना, आपको वेबसाइट पे क्विक सर्च में जाके सर्च करते हैं और फिर जाके अप्लाई करते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करें। अभी जो आपको ये थोड़ी देर में याद हो जाएगी, फिर आप ये प्रैक्टिस भूल जाओगे। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस बना लें, थोड़े टाइम तक ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद जब आप कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो क्लासेस याद हो जाती हैं। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, जब टाइप स्क्रिप्ट कर रहे थे, फंक्शन लिखना नहीं आता था हम लोगों को। कितने बंदे ऐसे हैं जो स्टार्ट से ही इस तरीके से अप्रोच को लेके चल रहे हैं? भाई पहले हम लोगों को फंक्शन नहीं लिखने आते तो क्या करते थे, जो पहले के फंक्शन थे उनको देखते थे, वापसी आकर लिखते थे, ऐसे ही करते थे ना। आप फंक्शन याद हो गए हमें कैसे बनते हैं, तो आप टेलविंड के अंदर भी यही अप्रोच लेके चलें, वरना जो है ना फिर आप लोगों को अप्रोच नहीं होगी ना, तो फिर जब काम कर रहे होंगे फिर मसला होगा। सही है? क्लास से कर रहा होता हूँ मैं, तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन मेरी जगह पे अगर कोई और टीचर होता तो शायद वो इस जगह पे गुस्सा हो जाता। ठीक है, तो इसको थोड़ी सी पैडिंग देते हैं। अभी मुझे इसको टॉप बॉटम पैडिंग देनी है। अब उस टॉप बॉटम पैडिंग देने के लिए मैंने आपको एक क्लास बताई थी कि हम लोग हॉरिजॉन्टल के लिए क्या यूज करते हैं, वाई एक्सिस यूज करते हैं। हम टेलविंड पे जाएंगे, सबसे पहले हम टेलविंड पे सर्च करेंगे, क्या मिलेगा हमारे पास, पैडिंग। पैडिंग पे आ गए। अब हम जैसी पैडिंग पे आएंगे, अब मैंने बोला भाई मुझे हॉरिजॉन्टल पैडिंग देनी है। पहले हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, फिर हम सारे एक्सिस की बात करेंगे, फिर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे कि वो किस तरह देते हैं। अब मुझे ऊपर नीचे पैडिंग देनी है इन्हें टॉप बॉटम वाई एक्सिस पे। तो अब मुझे एक तो कह रहा है भाई PY0 लगा दो। अब PY0 लगाने से तो कोई पैडिंग तो अप्लाई होगी नहीं, अंदर का स्पेस अप्लाई होगा। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, सही है? आप थोड़ा सा नीचे आएगा फादू? अच्छा, वो थोड़ा रुक के चलिए ना, आ जाए। हाँ, ये तो पैडिंग लेफ्ट आ गई। अच्छा, अच्छा, अब मुझे हॉरिजॉन्टल पैडिंग यानी वर्टिकल पैडिंग देनी है। अब मुझे वर्टिकल पैडिंग देने के लिए मैंने आपको एक कमांड वो बताई थी कि हम क्या यूज करते हैं, वाई। सही है। अब हमें CSS की एक क्लास लिखने जानी है उसके अंदर। अब हम जाते हैं अपने कोड के ऊपर, सही है, पैराग्राफ पे। कल मैंने इससे पूछा था, एक मिनट, धन्यवाद। नहीं हाय, वैसे काम बता सर की सीनियर स्टूडेंट। अरे वेरी गुड। साथ पैर हटा, बैग भी हटा, बैग आगे सरकम भाई नेटवर्क किया। अब PY0 करूंगा, सही है। अब PY0 का मतलब है कि 0 का मतलब है कि कोई भी पैडिंग अप्लाई नहीं होगी। तो अभी मैं जाके देखता हूं अपने एलिमेंट के ऊपर, उंगलियों कैसे कर रहा है क्या? वो उंगली कर रही है बिल्ली। थोड़ा नेट स्लो है लेकिन हो जाएगा। अभी तक मेरे पैराग्राफ पर कोई भी पैडिंग अप्लाई नहीं हुई है, क्योंकि 0 का मतलब है कोई भी चीज अप्लाई नहीं करो।
अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी पैडिंग ऊपर नीचे ऐड हो जाए, तो इसके लिए पहला हमारे पास एक यूनिट होता है PY1। अब जैसे ही मैं PY1 लिख के सेव करता हूँ और चलाता हूँ, हाँ PY हाइफन का साइन, उसके आगे 1। अब आगे जाके देखिएगा, हम लोग अब इसको ब्राउजर में देखते हैं। अच्छा, इसको होवर करना है, होवर करेगा फाद भाई। अब आप इसको होवर करेंगे तो आपको ना एक चीज डिफाइन हो रही है। अब जरा गौर से देखें, PY1 आपने लिखा, सही है, तो वो आपको एक इंटेलिजेंस दे रहा है कि आपके टॉप और बॉटम में कितनी कितनी पैड बॉर्डर होना चाहिए। बॉर्डर के दूसरा उसका स्टाइल होना चाहिए कि हमें किस टाइप का स्टाइल देना है, और तीसरा हमारे पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए उसका कलर। और हमने ये भी देख लिया कि कलर हम अगर स्पेसिफाई नहीं करते तो वो कौन सा कलर उठा लेता है, ब्लैक कलर। समझ आ गया बॉर्डर। अब एक काम करते हैं, टेलविंड के अंदर हम अब ये जाके देखते हैं कि क्या इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। भाई पहले हमने कौन सा थिकनेस अप्लाई करना है, हमें बॉर्डर बनाना है, तो हमें क्या पहले क्या थिकनेस अप्लाई करनी है। थिकनेस को बॉर्डर टेलविंड की स्पेसियस में क्या कहते हैं, हम विड्थ कहते हैं। तो हम अब जाते हैं टेलविंड पे और हम सबसे पहले सर्च करते हैं कि बॉर्डर की हमें थिकनेस अप्लाई करनी है। तो हमारा जैसे हम बॉर्डर लिखेंगे, क्विक सर्च पे आते हैं, हाँ, तो उसने हमें बॉर्डर दे दिया। अब ये देखें, अब उसने क्या लिखा हुआ है, क्लास दी हुई है। अगर तुम्हें बॉर्डर अप्लाई करना है तो उसके लिए एक तो बॉर्डर है 0 पिक्सल, बॉर्डर आएगा ही नहीं, बॉर्डर खत्म हो जाएगा बिल्कुल आके। एक है बॉर्डर 2, यानी आपके बॉर्डर की जो लाइन बनी हुई आएगी एलिमेंट के ऊपर, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 2 पिक्सल। तो जरा बॉर्डर 2 को अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास बॉर्डर की क्या सूरत हाल नजर आ रही है। हाँ, सेंटर वाले में ही करते हैं। अच्छा, इंटरनेट भी हो गया। अच्छा, एक मसला आ गया सर, बॉर्डर तो अप्लाई हो गया, अच्छा दिखाएगा, हो रहा है। मसला ये है कि SMT पे नजर नहीं आ रहा है वो। अब ये वाला भी मसला आएगा, जैसे स्लेट कलर का मसला आ गया। अब चलें, इसको छोड़ दें, आप इसको घर पे जाके ट्राई करना तो आपको नजर आ जाएगा बॉर्डर। अब एक काम करते हैं, इसको कलर भी देके देखते हैं। अब अभी मैंने देखा कि हम थिकनेस दे सकते हैं, हम कलर भी दे सकते हैं। तो एक काम करते हैं फाद भाई, हम बॉर्डर को ना कलर देके देखते हैं। तो हम बॉर्डर के कलर के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी, हम जरा वो देख लेते हैं। सही है, बॉर्डर कलर। अब देखें, नीचे आएगा थोड़ा सा। अब ये देखें, जिस तरीके से हमने बैकग्राउंड के कलर को अप्लाई करा था कि बैकग्राउंड के अंदर हमारे मल्टीपल वेरिएंट्स आ रहे थे जो 50 से लेकर 950 तक चल रहे थे, इसी तरीके से हमारे पास बॉर्डर के अंदर भी मल्टीपल वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं फादर, कौन सा इस्तेमाल करें, जिंक 500 करके देखते हैं इसको कि क्या बॉर्डर बना हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा। हम गए कोड के ऊपर, हमने जाके सारी CS की पेस्ट कर दिया क्लास नेम में। अब हम आके देखते हैं। अब देखें, एक बना हुआ आ रहा है, आपको नजर आ रहा है। एक काम करते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, इसकी विड्थ कर देते हैं 12 कर दें, बॉर्डर डैश विड्थ 12 कर दें। अब सेव करते हैं और जाके देखते हैं। 12 होता नहीं है ना, क्या होता है, 8 बॉर्डर 8। अब आके देखते हैं, तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि भाई एक बॉर्डर बना हुआ आ गया मेरे एलिमेंट के स्पेसिंग के बाहर से, स्पेसिंग से पहले एक बॉर्डर बना हुआ आ गया। यहां तक आपको समझ आ गया कि आप बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज रह गई, वो मैं असाइनमेंट दूंगा। ये तो अभी हमने अलाइन कर दिया, सॉलिड बाय डिफॉल्ट अलाइन हो गया। अभी आपका असाइनमेंट है, अब आप इसमें जाके 2 चीजें और अलाइन करोगे। आप इसमें डॉटेड और डैश, और डॉटेड और डैश, ये समझे सर हमजा ने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता दिया। अब आप सर्च करना है टेलविंड पे जाके कि डॉटेड और डैश किस तरीके से अलाइन होता है। तो ये आप लोगों का होमवर्क आ गया। सही है, बॉर्डर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पैडिंग भी समझ आ गई, मार्जिन भी समझ आ गई। अब एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, फिर हम आगे जल्दी से पढ़ेंगे पैटर्न के ऊपर। आई गया कुछ ज्यादा ही टेलविंड पढ़ा दी मैंने। 100% नहीं, फिर आप 3 बज जाएंगे फिर। अच्छा फात भाई, अच्छा अब एक सवाल है उठता है सर, अच्छा बातें बाद में कर लेना और तजिए बाद में करना, सही है।
सुन, अब सर आपने ना मुझे ये बताया कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अप्लाई कर सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। मुझे अगर पैडिंग लेफ्ट से देनी है या मुझे पैडिंग राइट से देनी है या मुझे मार्जिन राइट से देनी है, मार्जिन लेफ्ट से देनी है, सर मैं कैसे दूं? ऐसा पॉसिबल है टेलविंड में? एग्जैक्टली ऐसा पॉसिबल है। आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैडिंग दो, आप चाहे मार्जिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो, या आप इंडिविजुअल जाके एक साइड पे पैडिंग दो, एक साइड पे नहीं दो, वो भी पॉसिबल है। तो आप एक काम करें मात भाई, हमारा जो ये रेड वाला है इसको आप पैडिंग दे दें, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम दिया आपने, पैडिंग लेफ्ट। अब हमारे पास जो है एक्सिस चल रहे हैं, अब यहाँ पे एक्सिस आ गए। अगर मुझे लेफ्ट साइड पे पैडिंग देनी है तो क्या होगा? PL, सही है। अगर मुझे टॉप पे पैडिंग देनी है तो क्या होगा? PT यानी पैडिंग, और उसके आगे T स्टैंड फॉर टॉप। अगर मुझे राइट साइड पे पैडिंग देनी है तो क्या होगा? PR यानी R फॉर राइट हो गया। और मुझे बॉटम की पैडिंग देनी है तो क्या होगा? PB, सही है। अब जिस तरह सरफराज ने डिक्लेयर करा है कि PL लिखा है यानी पैडिंग लेफ्ट, और उसके आगे 3 यानी क्या होगा? पैडिंग लेफ्ट से 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा? 12 पिक्सल पैडिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। अब जरा हम आके देखते हैं कि क्या होता है। अब ये देखें, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको। अच्छा जूम आउट हुआ है, तो अंदर चले गया। इसको पढ़ दें, 5 पढ़ दें। मेरी चलेगी, मैंने तुम्हारे स्टाइल भी रीसेट कर दिए। अगर हम नॉर्मल CSS के अंदर बटन बनाते तो किस तरीके से एक बटन टाइप का शेप बना हुआ आता, कुछ ग्रेश कलर का बटन बना हुआ आता, इस तरीके का होता ना। लेकिन क्या हुआ, टेलविंड ने इसकी भी CSS रीसेट कर दी। अब टेलविंड मुझे बोलती है तुम इसकी स्टाइलिंग अगर मैंने रीसेट कर दी है तो तुम सेट कर लो। तो अब मुझे इसकी स्टाइलिंग देनी है, अब मुझे इसको थोड़ी बहुत मार्जिन देनी है, पैडिंग देनी है, कलर देना है, मैं किस तरीके से दूंगा? अब आप लोग मुझे बताएं, अभी आप लोग पढ़कर आ रहे हैं। क्लास नेम, मैंने क्लास नेम लिख दिया, सही है भाई। पैडिंग बॉर्डर पैडिंग लगेगी सर? अच्छा लगी। सबसे पहले मुझे पैडिंग देनी है चारों साइड पे, तो मैं क्या दूंगा? मुझे इसको 8 पिक्सल पैडिंग देनी है, तो क्या दूंगा मैं? 8 पिक्सल पैडिंग देनी है। P2 क्योंकि हमारा यूनिट क्या है? 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो हम क्या देंगे? P2 दे देंगे। तो क्या होगा? चारों तरफ से पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। अब मुझे उसको बैकग्राउंड कलर देना है, मैं बैकग्राउंड कलर के लिए क्या दूंगा? BG। कौन सा दें? कोई गंदा सा कलर दे दें, ग्रीन कर दें, ग्रीन बटन, पिंक कर देते हैं, हाँ गुलाबी, पिंक। फादर पिंक कर दें। सबको पिंक पसंद है। सर ने सुन लिया। I guess, yeah. हाँ एक मिनट, थोड़ा सा ना बस। अच्छा सा है ये आपका सेफ गार्ड का साबुन आ गया, सही है। अब ना मैं चाह रहा हूँ इसके आगे पीछे भी थोड़ी सी स्पेसिंग आए, यानी मतलब ना तो मार्जिन देनी है। अब मुझे मार्जिन देनी है 4 पिक्सल की, तो मैं क्या दूं उसकी मार्जिन? M1 दूंगा। अब फाद भाई M1 दे दें, दे दी। और एक बॉर्डर भी अच्छा सा दे दें, बनाना सीख लो, येलो सा बॉर्डर दे दें। भाई आता है, ओवर वाला आता है, इसको नहीं आता भाई। देख ले यार, बॉर्डर रेडियस लगेगा बीच में। साबुन सेफगार्ड का लक्स कलर लक्स का चल क्या रहा है? नेम चेंज करना, उसी पे आ रहा हूँ, इसमें उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा भाई, थोड़ा सा स्पेस भी आ गया मेरे पास। अब मुझे बॉर्डर भी देना है, बॉर्डर येलो 500 आए नहीं अभी तक। थिकनेस भी देनी पड़ेगी, बॉर्डर विड्थ भी दे दें। कौन सा बॉर्डर विड्थ कर दें आप 4 कर दें, ताकि अच्छा सा दिखे भी। बिल्ली हमारे पास नहीं आई, बिल्ली को हमें भी याद नहीं होती है, असल में मसला ये है ना टेलविंड CSS। बॉर्डर विथ 2 कर दें बस, इसको ये 2 या 4 कर दें। अप्लाई हो गया? SMT का मसला है। अब ना एक और भी चीज़ है ना, अब अभी जो है ना अभी देखेंगे तो उसके ना बॉर्डर के बड़े बटन के ना बड़े शार्प एजेस आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सही है।
तो मुझे ना इसके एजेस चुप रहे हैं। एजेस क्या है, अब आप इनके बॉर्डर के ना कोने देखें, ये शार्प एजेस है, सही है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा चुभ रहा है मुझे। अब मुझे इनको थोड़ा सा राउंड करना है, सही है। अब रेडियस कर लिया। बॉर्डर के अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिनको अगर आपको बॉर्डर के रेडियस जिसको राउंड करना हो वो क्या कहलाती है, बॉर्डर रेडियस। अब मुझे सर्च करना है टेलविंड के अंदर जाके कि रेडियस नाम की कोई प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है। तो एक काम करते हैं, आप लोग जरा फातिमा जरा क्विक सर्च पे चलते हैं। पढ़ा रहे ना इसलिए। अच्छा, जैसे ही बॉर्डर रेडियस लिखा तो टेलविंड ने क्या करा, टेलविंड ने फौरन से एक हमें प्रॉपर्टीज दे दी। अब उसने बोला अगर तुम्हें बॉर्डर अप्लाई नहीं, रेडियस अप्लाई नहीं कर रहा, उसके कर्व राउंडेड कर्व नहीं करने, तो उसके लिए तुम क्या कर दोगे, राउंडेड डैश नन। अब मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा ना बॉर्डर अच्छा सा ना कर्व सा है, तो इसके लिए मेरे पास एक है राउंडेड डैश एमडी। फाद भाई एमडी लगा दें, यहाँ पे काम करें। हाँ एमडी के ऊपर हमारे पास कितने बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो रहा है, 6 पिक्सल अप्लाई हो रहा है। अब जरा देखते हैं जाके कि क्या होता है। थोड़ा सा नहीं आएगा, ज्यादा आएगा राउंड। सही है। अब देखते हैं, हो गया आपका बॉर्डर राउंड। इस तरीके से आप बॉर्डर के रेडियस को भी राउंड कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने आज क्या पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, इस चीज को देख लेते हैं। हमने पढ़ा है, हमने टेलविंड इंस्टॉल करी, टेलविंड की कॉन्फ़िग की फाइल पढ़ी कि टेलविंड की कॉन्फ़िग का फायदा क्या है। पोस्ट सीएसएस की फाइल को हमने पढ़ा कि पोस्ट सीएसएस होती है। अच्छा, अब पोस्ट सीएसएस की बात, सही करो। ये जो क्लासेस आप अप्लाई करते जा रहे हो, सही है, ये सारी क्लासेस उठ के ना पोस्ट सीएसएस की फाइल के अंदर जाती हैं, सही है। टक्कर मार रहा हूं क्लासेस कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद होता है एलिमेंट के ऊपर, सही है। तो पोस्ट सीएसएस का ये मकसद था, मैंने आपको बीच में स्किप करने का ये मकसद था कि मैं आपको स्टाइलिंग बताऊं। पोस्ट सीएसएस का फर्क समझ आ गया, सही है। उसके अलावा हमने क्या करा, हमने ये देखा कि आपकी जब भी टेलविंड अप्लाई होती है तो क्या कर देता है, रीसेट कर देता है पूरे के पूरे HTML एलिमेंट की स्टाइलिंग को। हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई करा, हमने टेक्स्ट कलर अप्लाई करा, हमने फॉन्ट वेट अप्लाई कर लिया, हमने फॉन्ट साइज को चेंज कर लिया, हमने पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर बॉक्स की थ्योरी पढ़ ली, और उसके साथ साथ हमने जो है बॉर्डर रेडियस भी पढ़ लिया, सही है। हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह 50% या 60% टेलविंड कवर कर ली है। बट टेलविंड यही है, हमने लिख लिया है क्या। अच्छा हाँ, अब आ जाओ, मुझे पता था इनको चैन नहीं है। फाद भाई आ जाए ब्लॉग के ऊपर, ब्लॉग आप लोगों ने एक होम पेज बनाना है। अच्छा, होम पेज बनाना है, उसमें आपने हेडर बनाना है, फुटर बनाना है, हीरो सेक्शन बनाना है, 2-3 और सेक्शन बनाने, सही है। वो आप अपनी मर्जी से बनाना। उसके ऊपर आप पूरी की पूरी टेलविंड अप्लाई करोगे। उसमें आप लोगों ने ये भी चेक करना है कि इमेज किस तरीके से लग रही है, नहीं लगे मसला नहीं है, फिर भी देख लेना एक दफ़ा, सही है। आप लोगों ने मल्टीपल कलर्स को अप्लाई करना है, पैडिंग अप्लाई करनी है, मार्जिन अप्लाई करना है। इस असाइनमेंट की डेडलाइन शॉर्ट है, तो अभी से बनाना शुरू कर देना। इस वाले असाइनमेंट पे मैं आपको टाइम आगे डिले नहीं करूँगा, सही है। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है सबको? पीछे जाग रहे हैं ना सब, पीछे जाग रहे हैं, बस सही है। उसने हाथ बढ़ा दिया, इसका मतलब है जाग रहे हैं वो, सही है जी। हाँ अरे भाई आहिस्ता